रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 22 यूट्यूब चैनल्स पर चाबुक चलाया है और इसके अलावा 3 ट्विटर खाते, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 न्यूज वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है। 22 यूट्यूब चैनल में 4 पाकिस्तान के हैं। ये सारे अकाउंट्स भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी रिश्तों और सार्वजनिक आदेशों को लेकर लोगों के बीच गलत जानकारी फैला रहे थे। और इससे पहले जनवरी में मोदी सरकार ने 35 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया था। 20 जनवरी को मंत्रालय को मिली खुफिया सूचना के आधार पर 35 यूट्यूब चैनल्स, 2 ट्विटर अकाउंट, 3 इंस्टा अकाउंट, 2 वेबसाइट और 1 फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए थे। ये सारे अकाउंट्स पाकिस्तान से संचालित होते थे और झूठे भारत विरोधी समाचार और अन्य सामग्री फैलाया करते थे। पिछले साल दिसंबर में खुफिया एजेंसियों के साथ एक संयुक्त प्रयास में 20 यूट्यूब चैनल्स और 2 वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था। ये चैनल्स भी भारत विरोधी दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैला रहे थे। तब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि इन चैनल्स का इस्तेमाल कश्मीर, भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों, राम मंदिर, जनरल बिपिन रावत जैसे कई विषयों पर समन्वित तरीके से विभाजनकारी सामग्री पोस्ट करने के लिए किए जा रहे थे। इस तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही थी। तो अब फिलहाल जो खबर है वो ये कि गलत जानकारी फैलाने की वजह से ये कार्रवाई की गई है मोदी सरकार की तरफ से, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे 2 गेस्ट इस वक्त हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरिहर रघुवंशी जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत एफएम न्यूज में। और कांग्रेस प्रवक्ता अजय अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो रघुवंशी साहब, मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। और ये जो फैसला लिया गया है, ये क्या देखते और समझते हुए लिया गया है आप लोगों की तरफ से? देखिए, आपको हम थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे। 2 साल पहले जब कोरोना का समय आया, उसके बाद से ही तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट आ रही थी। बहुत सारे आपने देखा, चाइना के वो भी बंद किए गए, ऐप भी बंद किए गए। उसके बाद लगातार तमाम इनपुट आते रहे। अभी 1-1.5 महीने पहले भी कुछ यूट्यूब चैनल्स बंद किए गए, कुछ ऐसी गतिविधियों में पाए गए थे, कुछ चैनल भी बंद किए गए। अब एक बार फिर चैनल बंद किए गए हैं। जैसा कि आपने बताया रही है कि 22 यूट्यूब चैनल हैं जिसमें कुछ पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, कुछ और एजेंसियों के लिए काम कर रहे थे, जो देश की सुरक्षा को कहीं न कहीं प्रभावित कर रहे थे, लीक कर रहे थे, विदेशी शक्तियों के लिए काम कर रहे थे, जो देशद्रोह में लिप्त रहती हैं, जो सुरक्षा के लिए कहीं कहीं खतरा रहती है। तो इस तरह की जो इनपुट मिल रहे हैं उस आधार से बंद किया गया और आगे भी कार्रवाई चल रही है। कुछ और लोग भी इसमें आगे आ सकते हैं, ऐसी सूचनाएं हैं। तो आप देखो, पिछले 2014 के बाद से जिस तरह से मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा को लेकर चौकन्ना है, उसको देखते हुए तमाम चैनल्स पे भी नजर है, यूट्यूब चैनल्स पे भी नजर है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप देख रहे हो, हर कोई घर में बैठ के एक चैनल चलाने लगता है, उसका दुरुपयोग करने लगता है। उससे भी मॉनिटरिंग की योजना है और उससे काम भी चल रहा है। ठीक है अजय अरोड़ा जी, मुझे लगता है रघुवंशी जी ने जो पूरी बात समझाने की कोशिश की है वो आपने भी सुनी होगी। और मेरा सवाल ये आपसे इसलिए बनता है क्योंकि अगर हम बात कांग्रेस की भी कर लें तो कांग्रेस की तरफ से कई बार इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद, नतीजे आने के बाद भी कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बीजेपी गलत इस्तेमाल करती है, और चुनाव में भी किया गया है। फिलहाल जिस तरह की बात कही गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इन तरह के चैनल्स का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जा रहा था, जिसके चलते 22 चैनल्स को यूट्यूब के फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहां तक प्रतिबंध लगाने की बात है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को अगर पॉलिटिकल माइलेज कहीं से मिली है तो डिजिटल और ये सोशल मीडिया से मिली है। सोशल मीडिया का जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, शायद इतिहास में, भारत के इतिहास में जब से मीडिया आया या सोशल मीडिया आया है, जब से एक्टिव हुआ, इतना कहीं नहीं मिला। और इनकी मनमानी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और जहां तक 5 राज्यों के चुनाव की बात की, पहले भी इन्होंने जिस प्रकार से प्रतिबंध लगाए, और प्रतिबंध कहाँ लगाए, देखना ये पड़ेगा कि प्रतिबंध किस चर्चा पे, किस विषय पे लगाते हैं। ये जहां इनका मतलब होता है, जहां इनका निजी स्वार्थ होता है, वहां तो सोशल मीडिया बहुत, गांव-गांव में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने मन की बात से सोशल मीडिया को पहुंचा दिया है और अपनी बात वहां पहुंचाता
हूँ, तो घर घर अगर कहीं चर्चा होती है तो सोशल मीडिया के द्वारा हुई है, यूट्यूब चैनल। जी अरोड़ा साहब सुन पा रहे हैं हम, बताइए। हाँ, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई चीज गलत है तो उसको बताएं कि कहाँ गलती है। इस प्रकार से मनमानी ठीक नहीं है, मीडिया को स्वतंत्र रहने दें। और यूट्यूब का अगर किसी को लाभ हुआ है, मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे साथी हैं, मित्र, ये भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सोशल मीडिया और इनका जो IT सेल है भारतीय जनता पार्टी का, कहीं ना कहीं से इंटरकनेक्टेड है ये। लेकिन ये भी कहा जा रहा है अरोड़ा साहब, ये जो चैनल्स है जिन्हें ब्लॉक किया गया, वेबसाइट का भी जिक्र किया गया, 3 ट्विटर अकाउंट्स का भी जिक्र किया गया है कि ये जो हैं कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे। तो मुझे तो लगता है कि आप लोग भी हमेशा से ये कहते आए हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। और जब इस बात के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए गए हैं और 4 पाकिस्तानी चैनल्स बताए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इसमें सहमत होना चाहिए। नहीं, हम इस बात से सहमत हैं, हम तो मना कर नहीं रहे। हम तो भारतीय जनता पार्टी की ये कह रहे हैं कि अगर चैनल दुरुपयोग कर रहा है तो लाभ इनको हुआ है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का बीजेपी का IT सेल जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रहा है वो कोई भी नहीं कर रहा। मैं तो स्वयं इस बात को एग्री कर रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये लोग तो खुद ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। रघुवंशी जी, देखिए, हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल करने का विरोध नहीं करते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो ये मुझे लगता है कहीं कहीं कंफ्यूजन है इनको। डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना, लोकतंत्र में सबका हक है, सब लोग कर रहे हैं, हम कहीं नहीं बंद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो देश के विरोध में काम कर रहा हो, देशद्रोह का काम कर रहा हो, देश की सूचनाओं को बाहर बेच रहा हो, वो निश्चित तौर पे देश विरोध का काम कर रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और आगे भी होगी। और आप देखिए, देश में पहली बार हुआ है कि मोदी सरकार ने बिना नफा नुकसान की बात किए हुए चाइनीज ऐप को, सैकड़ों चाइनीज ऐप को बंद किया है। पहली बार किसी में हिम्मत है जिसने ये किया है, जो देश के पक्ष में काम नहीं कर रही थी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई विरोध में नहीं है, लेकिन जो देश का विरोध करेगा, वो चाहे हमारे देश का हो, चाहे बाहर बैठ के हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाएगी। बहुत सारी खुफिया सूचनाएं आ रही है, उस पर भी बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी निर्दोष पे कार्रवाई नहीं करती, प्रॉपर जांच होती है, प्रॉपर सबूत होते हैं, उसके लिए कार्रवाई होती है। उसमें मुझे लगता है किसी देशभक्त को या किसी देश प्रेमी को इससे कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए किसी भी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अरोड़ा साहब भी मेरी इस बात से जरूर इत्तेफाक रखते होंगे कि जब अगर देश की सुरक्षा पर कोई सवाल उठता है या फिर हम लोगों की जो भारतीय सेना है, जिस तरह से कहा जा रहा था कि कई पहले भी चैनल्स थे जो कश्मीर या फिर भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय हैं, राम मंदिर है, जनरल विपिन है, इस तरह के विषयों पर जो है वो अलग तरीके से विभाजनकारी सामग्री पोस्ट करने के लिए कर रहे थे इस्तेमाल, जिनका विरोध किया गया, जिन्हें ब्लॉक भी कर दिया गया। तो अरोड़ा साहब, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी हमेशा इस बात को उठाते रहे हैं, बहुत बार आपने भी अपने स्वर मुखर किए हैं, क्योंकि आजकल का जो समय है, हम जानते हैं कि सोशल मीडिया की क्या ताकत है। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा वर्ग होगा जो इससे अछूता होगा, हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। और चाहे वो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना हो या लोगों में इस तरह की भावना को पैदा करना हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह के कदम उठाए जाएं, ताकि जब लोग इतने बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई भी भटके ना और कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी एक एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जहां तक देशद्रोह का मामला है, जो ऐसी बात करते हैं उनके भारतीय जनता पार्टी कम, हम ज्यादा खिलाफ हैं। मैं इतना कह रहा था सिर्फ कि इसके चयन में कौन ठीक है कौन गलत है, उसके चयन में गलती ना करें। बड़े सूझबूझ से, बड़ी इंटेलिजेंस से, जो हमारी भारत की इंटेलिजेंस है, हमारे देश की इंटेलिजेंस है, हमारे अमित शाह जी की इंटेलिजेंस है, वो ठीक से काम करे। किसी निर्दोष पे ये कदम नहीं उठना चाहिए। जो दोषी हैं सिर्फ उन पे कार्रवाई करनी चाहिए और बिना स्वार्थ के। ऐसा नहीं कि जो आपकी जय जयकार करे वो ठीक है। नहीं, रघुवंशी जी कह रहे हैं ये, अरोड़ा साहब, रघुवंशी जी तो ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल भी किसी निर्दोष को इसमें नहीं लेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी गलत तरीके से काम कर रहा है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
5 राज्यों के चुनाव हुए। जिन यूट्यूब चैनलों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, उनके नेतृत्व की बात की, और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी चुन के आई, 4 राज्यों में चुन के आई, और हमें अपनी हार भी स्वीकार है, हम चिंतन में भी हैं। जहां तक मीडिया, सोशल मीडिया की बात है, मैं रघुवंशी जी ने जो बात रखी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चेन में गलती ना करें। कहने, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, कथनी और करनी इक्वल, बराबर होनी चाहिए। ठीक है रघुवंशी जी, आपकी करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। अरोड़ा साहब का इतना बस कहना है कि जो आप कह रहे हैं वो करें जरूर। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं नेहा जी कि भारतीय जनता पार्टी जांच नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसकी शिनाख्त नहीं करते। कांग्रेस पार्टी को और दूसरे राजनीतिक दलों को इस देश की सुरक्षा एजेंसियों पे, इस देश की इंटेलिजेंस पे, इस देश की सेना पे भरोसा होना चाहिए। वो ये सब काम करती है, और जिसको उससे भरोसा नहीं है वो लोग सवाल उठाते हैं, और ये राजनीतिक विषय नहीं है। मुझे लगता है देश की सुरक्षा का विषय है, जिसमें सबको एक सुर मिला करके आवाज उठानी चाहिए। ठीक है रघुवंशी जी, एक मेरा छोटा सा सवाल ये भी है, क्योंकि जो बहुत सारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े होंगे और इस डिस्कशन को, इस चर्चा को सुन रहे होंगे, और क्योंकि मैंने जैसा पहले भी कहा कि बहुत बड़ा एक तबका है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। आपने भी कहा शुरुआत में ही कि आज कोई भी है दूसरा व्यक्ति, वो यूट्यूब पर अपना चैनल बनाता है और उस चैनल के माध्यम से इनकम भी होती है, आय भी होती है, तो हर कोई इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, क्योंकि बहुत अलग अलग फायदे भी पता चल रहे हैं। नुकसान है तो फायदे भी, और फायदे हैं तो लाजमी सी बात है कि नुकसान भी होंगे। तो आप लोगों ने अभी से पहले भी करीब 35, जहां तक मुझे याद है, चैनल्स को ब्लॉक किया था, इस तरह की अगर वो इन्फॉर्मेशन जो फैला रहे थे उसको देखते हुए। अभी जो 22 चैनल जिन्हें ब्लॉक किया गया है, 3 ट्विटर अकाउंट भी बताए जा रहे हैं, वेबसाइट भी बताई जा रही है, तो किस तरह का कंटेंट आप लोगों को लगता है कि फैलाया जा रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था? देखिए नेहा जी, एजेंसियां तय करती हैं और वो जांच करती है, जो भी लगातार। देखिए, कहीं किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया, हम उसके विरोध में नहीं है, गलती से कोई चीज किसी से पोस्ट हो गई, कोई कुछ लिख दिया, तो वो ऐसा नहीं कि कोई पोस्ट किसी की गलती से कुछ हो गया तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए, नहीं। एजेंसियां इस बात का ध्यान रखती हैं कि ये किस इंटेंशन से चीजें पोस्ट की जा रही हैं, टर्म एंड कंडीशन होते हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है जी। हाँ, तो लगातार की जा रही है, तो उसकी इंटेंशन, उसकी और चीजों की जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई होती है, और देश के हर व्यक्ति का इसमें समर्थन मिलना चाहिए। आज सोशल मीडिया बहुत नया प्लेटफॉर्म है, बहुत आकर्षित प्लेटफॉर्म है, हर व्यक्ति जुड़ रहा है, हम उसके कोई भी खिलाफ नहीं है, लेकिन देश के खिलाफ जो है उसके ऊपर कार्रवाई हम करने के लिए बाध्य हैं। इस देश ने हमको ये हक दिया है कि देश की सुरक्षा को कोई भी नुकसान न पहुंचा सके। बिल्कुल बिल्कुल। अरोड़ा साहब, आपका छोटा सा एक रिएक्शन इस पर। जिस प्रकार से रघुवंशी जी ने कहा, मुझे 2-3 उदाहरण दे दें। जिस प्रकार चैनल पे प्रतिबंध लगा, इन्होंने कौन सा देशद्रोह किया, मेरे संज्ञान में भी आ जाए, और जो आपके दर्शक देख रहे हैं वो भी अवेयर हो जाएं, वो भी सचेत हो जाएं कि कौन से चैनल ने देशद्रोह किया है, और सख्त सजा मिलनी चाहिए। उदाहरण मैंने सवाल भी इसीलिए पूछा था कि मालूम चले कि आखिर किस तरह का कंटेंट जिसे किया जा रहा था। उदाहरण सहित बताएं किस संदर्भ में किया गया, संदर्भ। रघुवंशी जी, मुझे लगता है छोटा सा रिएक्शन इस पर आपका होना चाहिए, क्योंकि समय का भी अभाव है। नहीं नेहा जी, देखिए, एजेंसियों की जो जांच है, उन रिपोर्टों को किसी चैनल पे डिस्कस नहीं किया जाता, वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। जी, हम बिल्कुल क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी होता है, लेकिन हम सिर्फ ये जानना नहीं, बिल्कुल हम आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि आखिर किस तरह का कंटेंट है वो। नहीं, मैं बता रहा हूँ जी, अगर देश की सुरक्षा एजेंसियों ने कंटेंट दिया है तो इनको देश की सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से ना करेंगे। ठीक है, ये एजेंसीज को मैं नहीं बीच में लाना चाहूंगी, क्योंकि घूम फिर कर बात मुझे लगता है एजेंसीज पर आ जाती है। कंटेंट को हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते जी, क्योंकि रघुवंशी जी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर हम एजेंसीज को बीच में लाएंगे, तो ये डिबेट का बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि घूम फिर कर हमेशा सवाल देश की एजेंसियों पर उठ जाता है। तो फिलहाल समय का अभाव है, आप दोनों ही का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर आपको बता दें कि जिस तरह का कंटेंट दिखाया गया है, उसे देखते हुए
यूट्यूब चैनल पर मोदी सरकार की एक कड़ी कार्रवाई कह लीजिए, क्योंकि गलत जानकारी फैलाने का काम किया जा रहा था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने YouTube चैनल्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ करीब 22 चैनल्स को भारत में बैन कर दिया है। सरकार द्वारा बैन किए गए इन चैनल्स में 4 पाकिस्तानी चैनल्स भी शामिल हैं। पीआईबी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी दी गई और इसके मुताबिक भारत सरकार YouTube चैनल्स के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा रहा है। आपको बता दें कि ये बैन क्यों हुए हैं आखिर, क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज में ये जानकारी दी गई है कि 22 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। 4 पाकिस्तानी चैनल्स हैं इसमें। मंत्रालय का कहना है कि ये सभी चैनल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश से रिश्तों, लोक आदेश के बारे में गलत और झूठी खबर फैला रहे थे और इसीलिए इन्हें बैन करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने गलत सूचना फैलाने वाले पाकिस्तानी चैनल, एक फेसबुक अकाउंट, एक न्यूज वेबसाइट पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। बढ़ते आगे, केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है, जिसे लेकर पार्टी की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। 6 अप्रैल को पीएम मोदी 10 बजे देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए अरुण सिंह ने बताया कि बीजेपी के सभी मंडलों में, जिला कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जाएगा, साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सभी किसी न किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पर ध्वजारोहण करेंगे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। उसके बाद बीजेपी मुख्यालय पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से बताया गया कि पार्टी ने तय किया है 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरे देश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जाएगा। सामाजिक न्याय पखवाड़े के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जिले और मंडलों तक ले जाने का काम बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे। उधर एनसीपी मुखिया शरद पवार ने आज शाम दिल्ली में अपने आवास पर महाराष्ट्र के नेताओं को अपने घर पर चाय पर बुलाया। बैठक में कांग्रेस, शिवसेना और इनके तमाम नेता शामिल हुए। यहां पर यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब संसद का सत्र चल रहा है और महाराष्ट्र सरकार को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के 17 विधायक मंगलवार शाम एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर आयोजित डिनर में शामिल हुए। बैठक में इसमें शामिल होंगे, माफ कीजिए, और शिवसेना के नेता भी इसमें शामिल होंगे। खास बात यह है कि शरद पवार के घर आयोजित इस रात्रि भोज में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को न्योता दिया है और इसीलिए आज शरद पवार और संजय राउत की मौजूदगी में महाराष्ट्र के तमाम वरिष्ठ नेता पवार के आवास पर मौजूद रहेंगे। और इस बीच शिवसेना नेता और संजय राउत और उनके परिजनों के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने प्रवीण राउत, वर्षा राउत और साथ ही साथ इनकी करीब 11.15 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने का नोटिस दिया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन की सरकार है। तीनों पार्टियों के विधायक शरद पवार के आवास पर रात्रि भोज में मौजूद रहेंगे और उम्मीद है कि इस मुद्दे पर भी तमाम तरह के जो नेता हैं मिलकर वो चर्चा करेंगे। बढ़ते आगे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगर बात की जाए तो उन्होंने आज संसद में एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सोनिया गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि जो सुझाव मिले हैं उन पर काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन पर सोनिया गांधी ने कहा, पार्टी में एकता सर्वोपरि है और मैं इसे सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हूं। कांग्रेस में परिवर्तन न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि देश के लोकतंत्र और समाज के लिए जरूरी है। सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे मालूम है कि हालिया चुनाव में हार से आप सब कितने दुखी हैं। परिणाम चौंकाने वाले और दुखदायी थे। सरकार का देश को तोड़ने वाला और ध्रुवीकरण का एजेंडा लगातार जारी है। सोनिया गांधी ने विभाजन और ध्रुवीकरण के एजेंडे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंटवारे के समय के तथ्य और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना सत्तारूढ़ पार्टी के लिए नियमित बात हो चुकी है। उनके मुताबिक हम बीजेपी को सदियों से हमारे विविधतापूर्ण समाज को एकजुट रखने और समृद्ध करने वाले सौहार्द
और सद्भाव के रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद कांग्रेस संसदीय दल की ये पहली बैठक है। पार्टी को इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का सामना करना है और उधर कांग्रेस इन दिनों अंदरूनी नोकझोंक का सामना कर रही है और एक तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव नाराज हैं तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ और राजस्थान का मसला भी अभी तक हल नहीं हो पाया है। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के भविष्य को लेकर विचार किया गया। कांग्रेस की इस बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा। सोनिया जी की चिंताएं हम समझ सकते हैं क्योंकि गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस देखती नहीं है और परिवार के भी सब लोग प्रयास करके देख चुके हैं। खाते खुल नहीं रहे, जमानतें जब्त हो रही हैं और चिंता कांग्रेस की सामने नजर आती है। पहले राहुल जी ने कमान संभाली तो पश्चिम बंगाल में खाता नहीं खुल पाया, उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने कमान संभाली तो जमानतें जब्त हुई, मात्र 2 सीटें जीत पाई। अब सोनिया जी एक बार फिर कमान संभाली हैं, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर एक ही प्रश्न बार बार उठता है कि आखिरकार क्या एक ही परिवार तक सीमित रहने वाले हैं? क्षमता हो या ना हो, क्या वहीं तक सीमित रहने वाले हैं? यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। जब तक कांग्रेस इसको नहीं सुलझा लेती, कांग्रेस की अपनी गुत्थी कभी सुलझने। सोनिया जी की चिंताएं हम समझ। और उधर देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लगातार सरकार की आलोचना हो रही है। विपक्षी नेता सड़कों से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर पूरे जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इस बीच अब एक बार फिर सरकार की तरफ से तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सफाई दी गई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में दावा किया कि बाकी देशों के मुकाबले भारत में तेल के दाम काफी कम बढ़े हैं। तेल की बढ़ती कीमतों पर सरकार का बचाव करते हुए पेट्रोलियम मंत्री पुरी ने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में तेल के दाम करीब 1% के हिसाब से बढ़े हैं। अगर अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक तेल की कीमतों की तुलना की जाए तो अमेरिका में ये 51%, कनाडा में 52%, यूके में 55%, फ्रांस में 50%, स्पेन में 58% बढ़ाए गए हैं, लेकिन भारत में महज 5% बढ़े हैं। Gasoline at the pump, comparison between April 21 and March 22. In USA, the increase percentage is 51%. In Canada, 52%. In Germany, 55%. UK, 55%. France, 50%. Spain, 58%. Sri Lanka, 55%. India, sir, 5%. Yes, Our Minister. percentage increase is 1/10 Yes, of what Minister. it is elsewhere. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कास्ट एंड वर्कर अकाउंट्स बिल 2022 पेश किया। इस बिल को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। Now, we are taking this bill, the chartered accountants, the cost and works accountants and the company secretaries amendment bill 2022. Srimati Nirmala Sitharaman to move a motion for consideration of the chartered accountants, the cost and works accountants and the company secretary amendment bill 2022. Sir, I rise to move that the bill further to amend the Chartered Accountants Act 1949, the Cost and Works Accountants Act 1959 and the Company Secretaries Act 1980 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Honorable Minister, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Sir, I'll do it to my reply, Thank sir. you. Motion moved. There is one amendment by Sri John Britas for reference of the chartered accountants, the cost and works accountants and the company secretaries amendment bill 2022 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Member may move his amendment at this stage without any speech. Sri John Britas, Honorable John Britas. बढ़ते हैं आगे। शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पत्राचौल भूमि घोटाले मामले में संजय राउत की करोड़ों की संपत्ति अटैच की है। ईडी ने पीएमएलए जांच में राउत से जुड़े अलीबाग के 8 फ्लैट और मुंबई के फ्लैट कुर्क किए हैं। बताया जा रहा है कि घोटाला 1034 करोड़ रुपए का है। प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई के बाद संजय राउत ने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, असत्यमेव जयते। जानकारी के मुताबिक 1034 करोड़ के पत्राचौल लैंड स्कैम मामले में संजय राउत की करीबी प्रवीण राउत का नाम सामने आया था, जिन्हें ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले की चार्जशीट भी ईडी ने दायर की।
तो ईडी द्वारा की गई छापेमारी को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। राउत ने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए कहा गया था, मना करने पर बीजेपी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? संपत्ति। संपत्ति का मतलब आप समझ लीजिए, क्या मैं विजय मल्ल्या हूं, क्या मेहुल चोकसी हूं, क्या नीरव मोदी हूं या अंबानी अडानी हूं। जिस घर में मैं रहता हूं छोटा सा घर है, जहां मेरा नेटिव प्लेस अलीबाग, वहां 1 एकड़ भी जमीन नहीं है और वो सभी हम हमारे मेहनत की कमाई से लिया हुआ उस वक्त 2009 का है। अब ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी को लगता है ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग है। कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग भाई? किसके साथ हमारा नाम जोड़ो? लेकिन ये राजकीय बदले की भावना से अगर हो रहा है तो जाने। तो मैंने इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। ये इसी घर में आकर लोग बोल कर गए। उसके बाद एक्शन शुरू हो गई है। हम डरने वाले से नहीं है। चाहे हमारा जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टी वो जब्त करो, या चाहे हमें गोली मारो, या चाहे हमें जेल भेज दीजिए। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है, वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा। सर आप चुप बैठेंगे सर इसके बाद? सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको चुप बैठाने के लिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है सर? हाँ, 2 साल से चल रही है ना, मैं चुप बैठा क्या? आप जिसको फुदकना है, नाचना है, नाचने दो। आने वाले दिनों में पता चलेगा सच क्या है, झूठ क्या है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या? और उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने सत्येंद्र जैन की 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की बात कही है। ईडी का कहना है कि यह पैसा उनकी कंपनियों में उनके मंत्री बनने के बाद आया। पूछताछ के दौरान वो इस बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। ईडी के अधिकारी के मुताबिक सत्येंद्र जैन से जुड़ी कंपनियों में कुल 16 करोड़ रुपए मुखौटा कंपनियों से आने की सबूत मिले हैं। इनमें से लगभग 4.5 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन के दिल्ली सरकार में मंत्री बनने के बाद आए हैं। जिन कंपनियों में ये पैसे आए थे उनमें 3 पार्टनर थे और इस तरह से सत्येंद्र जैन के हिस्से में 1.5 करोड़ रुपए आए थे। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत इस संपत्ति को जब्त करने का फैसला कर चुकी है। कुल 16 करोड़ रुपए के कालेधन के बारे में पूछे जाने पर ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस पर आयकर विभाग कार्रवाई करेगा। बताते चले कि ईडी सत्येंद्र जैन से इस बारे में 2 बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन पूछताछ में सत्येंद्र जैन इन संपत्तियों के अपने कंपनियों के आने का संतोषजनक जवाब दे नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत इन संपत्तियों को जब्त करने का फैसला किया गया है। नवरात्र में दिल्ली में मांस बिक्री को लेकर विवाद अब गहराता जा रहा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने नवरात्रों पर मीट विक्रेता दुकानें बंद रखने की उनसे अपील की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। अभी तो हमारी अपील ही है। हम चाहते हैं हिंदुओं के महापर्व नवरात्रों पर, क्योंकि हम लोग प्याज भी नहीं यूज करते, लहसुन भी यूज नहीं करते, तो मेरा मानना है मीट को भी दुकानें बंद होनी चाहिए। इसीलिए मैंने सभी मीट विक्रेताओं से अपील की है कि वे इन दोनों अपनी दुकानें बंद रखें, हिंदू भावनाओं को समझें, उनकी भावनाओं को समझते हुए अपनी दुकानों को बंद रखें। इससे आपसी सौहार्द बढ़ेगा, आपसी प्रेम भाव बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने अपील की है। लेकिन साथ साथ एक हम लोगों का नियम है कि सप्तमी, अष्टमी और नवरात्र के दिन स्लॉटर हाउस नहीं चलेगा। जितना भी
मीट बिकता है वो स्लॉटर हाउस के माध्यम से कट के ही बिकता है, अवैध आप कटिंग नहीं कर सकते। और उसके बाद उसकी जो मीट बिकता है उसकी रसीद होनी चाहिए, लेटेस्ट डेट की रसीद होनी चाहिए कि हाँ ये मीट आज मैं कटवा के लाया हूँ। उसका एक ठप्पा भी लगा होता है मीट के ऊपर। तो जब स्लॉटर हाउस मणिपुर के तामेंगलोंग में रहने वाली 10 साल की मासूम बच्ची की पढ़ाई के प्रति लगन को देख विश्वजीत थोंगम हैरान रह गए। मणिपुर के बिजली और वन मंत्री विश्वजीत ने पामई की एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की जिसमें वो अपनी छोटी बहन को गोद में लेकर पढ़ाई कर रही है। इस पर कई यूजर्स ने अपने अपने कमेंट्स दिए। पामई के माता पिता खेती करते हैं और उनके काम पर जाने के बाद छोटी बहन को गोद में लेकर वो अपनी पढ़ाई को पूरा करती है। पमई की ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस पर कई यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। इसमें से एक यूजर ने लिखा, तारीफ इस युवा सेनानी को नमन जो जानती है कि शिक्षा उसके लिए कितनी जरूरी है। विश्वजीत थोमांग ने यह भी बताया कि वो पमई के परिवार के साथ संपर्क में है। साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि पमई के ग्रेजुएट होने तक उसकी शिक्षा का वो ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान में इन दिनों सियासी उठापटक जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर जमकर हमला बोला। शहबाज शरीफ ने कहा कि संसद में इमरान खान ने संविधान को तोड़ा है, पाकिस्तान के युवा बेरोजगारी के जाल में फंस गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान ने देश को बर्बाद किया है, वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, हम जल्द चुनाव चाहते हैं, यह आरोप गलत है। शहबाज शरीफ ने आगे कहा कि मुझे अभी तक राष्ट्रपति से चिट्ठी नहीं मिली। इमरान खान और राष्ट्रपति दोनों मिलकर संविधान को तोड़ रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी जुडिशरी का सम्मान करते हैं, संविधान को बार बार तोड़ा गया, ऐसा नहीं है कि हम पारदर्शी चुनाव नहीं चाहते, जल्द और पारदर्शी चुनाव हमारी डिमांड थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर और मंत्रियों ने हमें गद्दार घोषित किया। अगर हम गद्दार हैं तो सबूत लाएं। पूर्व पीएम नवाज शरीफ के भाई शहबाज ने आरोप लगाया कि लोग बेरोजगारी के कुएं में डूब रहे हैं, कोर्ट को एक फोरम बनाकर इस मसले को हल करना चाहिए। और उधर श्रीलंका की संसद में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को हासिल बहुमत खतरे में पड़ गया है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला की अगुवाई में असंतुष्ट सांसद सरकार से हटने की योजना बना रहे हैं। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आर्थिक संकट के कारण लोग घंटों बिजली की कटौती और जरूरी वस्तुओं की कमी का सामना करने को मजबूर है। राष्ट्रपति द्वारा पिछले सप्ताह आपातकाल की घोषणा किए जाने के बाद देश की 225 सदस्यीय संसद मंगलवार को अपने पहले सत्र का कामकाज शुरू करेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कहा कि पूर्व राष्ट्रपति सिरिसेना की अगुवाई में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के असंतुष्ट सांसद सत्तारूढ़ श्रीलंका पी कोदुजाना पेरामुना गठबंधन का दामन छोड़ सकते हैं। यह भी बताया कि पार्टी के 14 सांसद ये कदम उठा सकते हैं। असंतुष्ट सांसद उदय गमनपिल्ला ने सोमवार को कहा कि सरकारी बजट पर मतदान के दौरान गठबंधन के पास 225 सांसदों में से 157 का समर्थन था, लेकिन अब 50 से 60 सदस्य इसके अलग होने वाले हैं। आगे कहा कि इसके परिणाम स्वरूप सरकार न सिर्फ 2/3 बहुमत खो देगी, बल्कि सामान्य बहुमत जो कि 113 है उसे भी गंवा देगी। नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग की बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया के परमाणु बम से तबाह करने की उन्हें धमकी दी है। किम यो जोंग ने कहा कि अगर दक्षिण कोरिया सैन्य टकराव करता है तो हमारी न्यूक्लियर कॉम्बैट फोर्स अपना काम करेंगी। तानाशाह की बहन ने दक्षिण कोरिया के रक्षा प्रमुख सोह वुक पर तंज कसते हुए कहा, उत्तर कोरिया के खिलाफ हमले के बारे में बोलना उनकी बहुत बड़ी गलती है, हम उनकी सेना को अपने लेवल का नहीं मानते। दरअसल दक्षिण कोरिया के रक्षा प्रमुख सोह वुक ने शुक्रवार को कहा था कि हमारे पास नॉर्थ कोरिया में किसी भी टारगेट पर सटीक हमला करने वाली मिसाइल है। किम यो जोंग ने इसी बयान पर पलटवार किया और आगे कहा कि एटॉमी हथियारों को पहला काम देश की रक्षा करना है, लेकिन सीधी लड़ाई शुरू होती है तो इसका इस्तेमाल दुश्मन सेना को खत्म करने के लिए भी किया जाएगा। तब दक्षिण कोरिया की सेना को भयानक बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। अगर वो इस बार इससे बचना चाहते हैं तो उन्हें खुद को हद में रखना चाहिए। हांगकांग की नेता कैरी लाम ने सोमवार को कहा कि वो दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब अगले नेता का चुनाव मई में किया जाएगा। लाम के कार्यकाल में 2019 में ही सरकार के खिलाफ व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हुए थे। उन्होंने देश में सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया था, जिससे विरोध के स्वर को दबा दिया गया। लाम ने कहा, मैं इस साल 30 जून को मुख्य कार्यकारी के तौर पर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करूंगी और मैं अपनी 42 साल की जन सेवा को भी विराम दूंगी। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और बीजिंग के केंद्रीय प्राधिकारियों के अपने दल का भी आभार जताया। कहा कि उनके अपने परिवार के साथ और वक्त बिताने की योजना है। कई महीनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि लाम दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में खड़ी होंगी या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले साल
बीजिंग में केंद्र सरकार को उन्होंने अपना निर्णय बता दिया था और इस फैसले का सम्मान किया गया। उधर रूस यूक्रेन की जंग का आज 41वां दिन है। बूचा शहर में रूसी नरसंहार के बाद जगह जगह बिखरी लाशों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। इसी बीच जेलेंस्की ने पश्चिमी नेताओं से अपनी नाराजगी को जाहिर किया। रूस के खिलाफ कार्रवाई में देरी के लिए कड़े शब्दों में आलोचना भी की। कहा कि हमें सैन्य सहायता की जरूरत थी, अगर हमें पहले ही सैन्य सहायता मिल जाती तो हम हजारों लोगों को बचा सकते थे। इधर मोतीझील शहर में मेयर और उनके परिवार के शव बरामद हुए। मेयर, उनकी पत्नी, बेटे के साथ कुल 5 शव यहां मिले। सभी के हाथ पीछे बंधे हुए थे। वहीं मायोकोलाइव में मेयर के मुताबिक बीते रोज शहर पर रूसी हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 46 लोग इसमें घायल बताए गए। देश और दुनिया की अभी तक की अपडेट्स में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।